Hello and Assalamu alaikum. Myself is Rahila Maqsood, an ACCA mentor. आज हम चैप्टर नंबर 5 और 6 साइमल्टेनियसली स्टार्ट करेंगे। इन चैप्टर्स में बताया गया है कि किस तरह से आप सेल्स को अब अपनी अकाउंटिंग बुक्स में डील करते हैं। सेल्स क्या होता है? सेल्स आपकी इनकम है, और इनकम जब भी क्रिएट होती है या इंक्रीज होती है आप उसे क्रेडिट करते हैं, जब भी रिड्यूस होगी तो आप उसको डेबिट करेंगे। ये इसका डबल एंट्री का ट्रीटमेंट है। अब आप सेल्स को रिकॉर्ड किस टाइम पे करते हैं? ठीक है, जब भी आप सेल्स इनवॉइस क्रिएट करते हैं, हमने सेल्स साइकिल पढ़ा था पहले, तो उसमें हमने कहा था कि जब आप सेल्स इनवॉइस क्रिएट करेंगे, ठीक है, उस वक्त आपकी सेल्स जो होगी वो रिकॉर्ड की जाएगी। अब सेल्स इनवॉइस किस वक्त क्रिएट होती है और कौन इसे क्रिएट करता है? अगर आप अपना रिकॉल करें सेल्स साइकिल को, तो हमने कहा था सेल्स इनवॉइस कौन बनाता है? सेलर बनाता है। सेलर इशू करता है सेल्स इनवॉइस को और बनाकर किसको सेंड करता है? बायर को। जो सेल्स इनवॉइस होती है वो सेलर के लिए होती है, और किसी डॉक्यूमेंट को बायर जो होगा वो परचेज इनवॉइस कंसीडर करेगा। ठीक, सेल्स इनवॉइस कब बायर को भेजी जाती है? सेल्स इनवॉइस तब भेजी जाती है जब सेलर को जीआरएन रिसीव होता है। इसका मतलब है कि सारे के सारे गुड्स से रिलेटेड रिस्क एंड रिवॉर्ड्स बायर को ट्रांसफर हो चुके हैं, बायर को चीजें मिल गई हैं, गुड्स मिल गई हैं। अब उनके पास जब चीजें मिल चुकी हैं, अब हम उनको इनवॉइस भेजेंगे कि जो आपने गुड्स रिसीव कर ली है, एक्सेप्ट कर ली है, उनके अगेंस्ट आपने ये पेमेंट करनी है। ठीक है, तो जब भी बायर को गुड्स रिसीव हो जाती है, उस वक्त बायर जो है जीआरएन इशू करता है सेलर को, और जैसे ही सेलर को जीआरएन रिसीव होता है, सेलर्स जो है वो सेल्स इनवॉइस बायर को इशू कर देता है। सेल इनवॉइस की दो कॉपीज क्रिएट की जाती हैं। पहली कॉपी जो होती है वो कस्टमर को सेंड कर दी जाती है, और जो सेकंड वन होगी वो सेलर खुद होल्ड करेगा। जो कॉपी कस्टमर्स को सेंड कर दी जाती है उसको कस्टमर की अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाके उसको परचेज इनवॉइस ट्रीट किया जाता है। सेल्स इनवॉइस जो होता है वो सीक्वेंशियल होता है। सेल्स इनवॉइस सीरीज में होगा, 1 2 3 4। आपके पास ना सारे के सारे जितने भी सेल्स इनवॉइस है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उनमें नंबर्स मेंशन होंगे 1 2 3 4, एक सीरीज में होंगे, क्योंकि वो एक ही नोटबुक के पेजेस हैं। जो परचेज इनवॉइस है वो डिफरेंट सेलर से आ रहे हैं, तो उनके ऊपर डिफरेंट कस्टमर्स के मतलब नाम लिखे हुए होंगे, और साथ में डिफरेंट सीरियल्स होंगे, एक सीक्वेंस में नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीज थी। सेल्स इनवॉइस जो होता है पहले इशू होता है, उसी डॉक्यूमेंट्स को आप परचेज इनवॉइस कंसीडर करते हैं। इट इज अ रेकॉर्ड ऑफ द अमाउंट ओड बाय द कस्टमर। ये सेलर क्यों होल्ड करता है? ताकि पता रहे उसको कि कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं, कस्टमर मुझे कितने पैसों से ओ करता है, ठीक है, कितने पैसों से मकरूज है। इट विल बी यूज्ड एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट टू एंटर सेल्स इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। यस, सेल्स इनवॉइस को यूज किया जाता है सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए। जो आप अकाउंटिंग साइकिल में जो आप सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं जिस अमाउंट पे, वो उसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? उसका सोर्स डॉक्यूमेंट है सेल्स इनवॉइस। इनवॉइस से अमाउंट पकड़ के आप डालते हैं अब अपनी सेल्स की एंट्री में। ठीक है, जो आप करते हैं ना, आप सेल्स की एंट्री पास करेंगे, सेल्स क्रेडिट, तो जितने से आप सेल्स को क्रेडिट कर रहे हैं वो अमाउंट आप कहाँ से लेंगे? हर चीज का एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। जब भी आप अकाउंटिंग में एक अमाउंट को एंटर कर रहे हैं, उसके लिए बैकएंड पे कोई सोर्स डॉक्यूमेंट होगा, कहीं ना कहीं से तो वो आपने अमाउंट ली है ना। तो सेल्स के लिए वो अमाउंट है सेल्स इनवॉइस। ठीक है, तो सेल्स इनवॉइस से आप वो अमाउंट ले लेंगे। बायर के एंड पे इट इज रिकॉर्ड ऑफ द अमाउंट ओड टू द सेलर। ये जो अमाउंट है सेलर को आप कितनी कितनी आपने ओ करते हैं आप सेलर को, वो सेल्स इनवॉइस आपको बताती है, जो कि हमारे बायर के एंड पे परचेज इनवॉइस कंसीडर की जा रही होगी। ये रिमाइंडर होता है कि हमने पे करना है, जो भी गुड्स हमें मिली है उसके अगेंस्ट हमने पेमेंट करनी है। ये एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है परचेजेस को एंटर करने का। ठीक है, जो सेल्स इनवॉइस होगा वो बायर ऑर्गेनाइजेशन में परचेज इनवॉइस कंसीडर किया जा रहा है,
और जो परचेज इनवॉइस से है, आप बायर ऑर्गेनाइजेशन परचेजेस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो परचेजेस को आप डेबिट कर रहे हैं, परचेजेस क्या है, आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है तो क्या होगा, डेबिट होता है। परचेजेस को जब भी आप डेबिट करेंगे, अमाउंट कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट से लेंगे, परचेज इनवॉइस से लेंगे। और सेल्स को जब आप क्रेडिट करेंगे तो अमाउंट कहाँ से आप लेंगे, सेल्स इनवॉइस से लेंगे। जी नेक्स्ट देखते हैं। Copies of sales invoice held by accounts department and sales department of seller organization। seller organization का accounts department और sales department जो है वो sales invoice की copies को hold करेगा। इसके साथ आप ये भी कह सकते हैं कि स्टोर डिपार्टमेंट भी होल्ड कर सकता है। एक स्टोर डिपार्टमेंट के पास भी कॉपी होती है सेल्स इनवॉइस की। ठीक है। और सेल्स इनवॉइस इशूड व्हेन रिस्क एंड रिवॉर्ड्स रिलेटिंग टू गुड्स ट्रांसफर्ड टू कस्टमर, फॉर एग्जांपल व्हेन जीआरएन रिसीव्ड। हमने अभी बात की है कि सेल्स इनवॉइस किस टाइम पे, कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम है जब सेल्स इनवॉइस को इशू किया जाएगा। वो है जब जीआरएन आपको रिसीव होगा। जिस टाइम पे आपको जीआरएन रिसीव होगा उसी वक्त ही आप सेल्स इनवॉइस को इशू कर देंगे। सेटलमेंट टर्म्स। अच्छा, सेटलमेंट टर्म्स में हमारे पास ना ये तीन कंसेप्ट आ रहे हैं। ये क्या है, नेट 30 डेज। ओके। जब भी आप ना क्रेडिट सेल्स करते हैं तो आप ना एक क्रेडिट पीरियड अलाउ करते हैं अपने कस्टमर को। सेलर कस्टमर को एक क्रेडिट पीरियड अलाउ करता है कि आप मुझे विद इन 30 डेज या विद इन 60 डेज पेमेंट कर दें। तो ये 30 डेज 60 डेज क्या है, ये क्रेडिट पीरियड है। इस क्रेडिट टर्म को आप क्या कहेंगे अकाउंटिंग में, नेट 30 डेज। ठीक है। तो जब आप इसको राइटिंग करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में तो आप लिखेंगे नेट 30 डेज। ई एंड ओ ई। ई कहते हैं एरर्स एंड ओमिशन एक्सेप्टेड। ओके। जब भी सेल्स इनवॉइस इशू की जाएगी उसमें एक नीचे क्लास दिया जाएगा एरर्स एंड ओमिशन एक्सेप्टेड। जो भी बातें इस सेल्स इनवॉइस में हो रही है, इसमें अगर कोई भी अमेंडमेंट हो या कोई भी एरर हो तो उसको करेक्ट करने का राइट सेलर ऑर्गेनाइजेशन रखती है। सेलर कभी भी कोई भी एरर को या कोई भी ओमिशन है उसको अमेंड कर सकता है जो सेल्स इनवॉइस में हो। फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, सेलर ऑर्गेनाइजेशन ने बनाते हुए गलती कर दी, 2000 मेंशन कर दिया। आपको मेंशन करना चाहिए था क्वांटिटी ऑफ गुड्स में 4000। मिस्टेक की किसने की है, सेलर ऑर्गेनाइजेशन ने की है। तो वो क्या करेगा, उसके पास राइट है कि इस सेल्स इनवॉइस को अमेंड करके एक नई सेल्स इनवॉइस जो है वो इशू कर सकता है। ठीक है। तो एरर्स एंड ओमिशन एक्सेप्टेड। और ये कौन करेगा, किसके पास राइट है इन एरर्स को या ओमिशंस को करेक्ट करने का, सेलर ऑर्गेनाइजेशन के पास जो इसे इशू कर रहा है। एक्स वर्क्स। एक्स वर्क्स अगर किसी सेल्स इनवॉइस में मेंशन है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ डिलीवरी जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। आपकी जो आपको अमाउंट चार्ज की जा रही है, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी आपने खुद बियर करनी है बायर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। जो भी हम प्रोडक्ट्स आपको बेच रहे हैं आपकी तरफ, जो उनके उनसे रिलेटेड जो भी ट्रक वाले की जो भी कॉस्ट आ रही है, जो भी उसके चार्जेस है, वो आप बियर करेंगे। कौन बियर करेगा, बायर ऑर्गेनाइजेशन बियर करेगी। ठीक है। तो ये भी अगर मेंशन है तो इसका मतलब है कि एक्स वर्क्स ये भी आपको टॉलरेट करने पड़ेंगे, ये हमारी वॉइस का पार्ट नहीं है। जी आगे हम देखते हैं डबल एंट्रीज क्या होती हैं सेल्स को रिकॉर्ड करने की। सेल्स को रिकॉर्ड करने की डबल एंट्री है सिंपल सी, रिसीवेबल्स डेबिट सेल्स क्रेडिट। ठीक है। जब भी आप सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स को आप क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि सेल्स एक इनकम है। जब भी इनकम इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है। सेल्स हमेशा हमेशा क्रेडिट होगी बिकॉज दिस इज द इनकम। ठीक है। और जब भी इनकम जनरेट हो रही है या इंक्रीज हो रही है आप इसको क्रेडिट करेंगे। दूसरी साइड पे कौन होगा, अगर आप कैश सेल्स कर रहे हैं तो कैश डेबिट होगा।
अगर आप क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं तो रिसीवेबल, जिस बंदे के साथ आप क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं उसका यहाँ पे नाम लिख देंगे, रिसीवेबल्स का नाम आ जाएगा यहाँ पे, मिस्टर ए, मिस्टर बी या ऑर्गेनाइजेशन एबीसी जो भी है, उसको आप डेबिट करेंगे। और रिसीवेबल्स आपके एसेट्स होते हैं, इनसे आपने पैसे रिसीव करने हैं इन नियर फ्यूचर। एसेट्स हैं आपके, तो एसेट जब भी क्रिएट होंगे आप इनको डेबिट करेंगे। ठीक है, अगर कैश सेल्स होगी तो आप कैश डेबिट सेल्स करेंगे, अगर क्रेडिट सेल्स होगी तो रिसीवेबल का नाम आएगा, रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर आप जब आप पैसे रिसीव करते हैं, आपको इन सेल्स के अगेंस्ट पेमेंट मिलेगी तो आप क्या करेंगे, आप कैश को डेबिट करेंगे। एक एसेट आ गया आपके पास, इंक्रीज हो गया, आपके पास पैसे आ गए, कैश डेबिट हो गया आपका, या बैंक अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे, सेम थिंग। आप कैश को डेबिट करेंगे, एसेट आ गया आपके पास, और दूसरा एसेट डिक्रीज हो रहा है, रिसीवेबल्स आपके अब कम हो रहे हैं, इन्होंने पेमेंट कर दी है, अब फर्दर पेमेंट नहीं करनी इन्होंने, तो आपका एक एसेट रिड्यूस हो रहा है इस अमाउंट से, इतने अमाउंट से आपने फ्यूचर में पैसे नहीं लेने क्योंकि अभी ले लिए हैं, तो आप रिसीवेबल्स को क्रेडिट करेंगे, कैश को आप डेबिट करेंगे। ठीक है, ये सेल्स के टाइम की एंट्री है, और ये एंट्री है सेकंड वन, जब आप पेमेंट रिसीव करते हैं अगेंस्ट योर सेल्स। नेक्स्ट टर्म में हमारे पास क्रेडिट नोट क्या होता है। क्रेडिट नोट, आफ्टर सेंडिंग इनवॉइस इफ सेल्स अमाउंट नीडेड टू रिड्यूस, जब आप सेल्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं, जब इनवॉइस आपने इशू कर दी है, इनवॉइस भेज दी है, अब आपको जरूरत पड़ गई है कि सेल्स को रिड्यूस करने की, तो क्या करेंगे आप क्रेडिट नोट इशू करेंगे। क्रेडिट नोट किन किन रीजन पे किया जाता है, बेसिकली फर्स्ट रीजन है, यही प्राइमरी बेसिक रीजन होती है, जब कस्टमर आपको गुड्स रिटर्न कर दे, गुड्स जो है वो फॉल्टी या डैमेज निकली है, या नॉट अप टू द मार्क है, जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था उस क्वालिटी की नहीं निकली, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली नहीं है। एन एरर करेक्शन मेड इन इनवॉइस, इनवॉइस में आपने जो अमाउंट ज्यादा कर दी थी 4000, अब आपको अमाउंट कम करनी है 2000। ठीक है, तो एरर करेक्शन के लिए भी जो है आप क्रेडिट नोट को यूज करेंगे। सेलर ट्रीटेड एज सेल्स रिटर्न, ओके, जब भी क्रेडिट नोट होगा ये इसके लिए, इसको आप क्या ट्रीट करेंगे, सेलर सेल्स रिटर्न। अच्छा, ये क्रेडिट नोट किस तरह से इशू होता है, ये भी जब हमने सेल्स एंड परचेज साइकिल देखा था तभी इस पे बात हुई थी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है डेबिट नोट। ठीक है, ये जो डेबिट नोट होता है जब सेलर ऑर्गेनाइजेशन के पास आता है तो उसको क्रेडिट नोट कंसीडर किया जाता है। डेबिट नोट कौन इशू करता है, बायर ऑर्गेनाइजेशन, डेबिट नोट बायर ऑर्गेनाइजेशन इशू करती है। ठीक है, डेबिट नोट जो होता है वो परचेजेस रिटर्न के लिए किया जाता है, ये मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिख रही हूँ उनके, एक्रोनियम्स बना के इसके। डेबिट नोट जो होता है, एक वर्ड है क्रेडिट नोट, एक वर्ड है आपका डेबिट नोट। ठीक है, जो सॉरी जो डेबिट नोट है ये कौन इशू करेगा, ये बायर ऑर्गेनाइजेशन इशू करेगी, और ये परचेज रिटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि हम आपकी चीजें आपको वापस कर रहे हैं, परचेजेस रिटर्न हो रही है। परचेजेस रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, गुड्स आउटवर्ड, जब भी आप चीजें बाहर बेच रहे हैं, गुड्स आउटवर्ड। ठीक है, या रिटर्न आउटवर्ड भी कह सकते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। दूसरे एंड पे जैसे ही ये डेबिट नोट होगा, जब सेलर ऑर्गेनाइजेशन के पास आएगा तो सेलर ऑर्गेनाइजेशन इसी डेबिट नोट को क्रेडिट नोट कंसीडर करेगी। क्रेडिट नोट जो होता है उसको सेल्स रिटर्न कहते हैं, आप सेल्स रिटर्न के लिए यूज हो रहा होता है, या इसको गुड्स इनवर्ड या परचेजेस इनवर्ड भी आप कह सकते हैं। ठीक है, जब भी सॉरी गुड्स इनवर्ड या सेल्स रिटर्न, या गुड्स इनवर्ड क्या, सेल्स रिटर्न, गुड्स इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, या सेल्स रिटर्न में को आप कहते हैं रिटर्न इनवर्ड, चीजें वापस अंदर ऑर्गेनाइजेशन में आ रही हैं, रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, सेल्स की थी बाहर गई थी, रिटर्न इनवर्ड क्या होगा, वापस ऑर्गेनाइजेशन में आ रही है, तो रिटर्न इनवर्ड को सेल्स रिटर्न भी कहते हैं। ठीक,
तो जो क्रेडिट नोट है वो एक्चुअल में डेबिट नोट था, जिसको सेलर ऑर्गेनाइजेशन में क्रेडिट नोट कंसीडर किया जा रहा है। ये सेल्स रिटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जिसे गुड्स इनवर्ड या रिटर्न इनवर्ड भी आप कहते हैं। ठीक है, अब जब भी क्रेडिट नोट किसी ऑर्गेनाइजेशन को मिला है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, उसने सेल्स रिटर्न की होगी ना, तभी तो क्रेडिट नोट मिल रहा है। एक एमसीक्यूज आ जाता है, क्रेडिट नोट किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, सेल्स रिटर्न को। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। डबल एंट्रीज की क्या होगी, सेल्स रिटर्न हो रही है, जब सेल्स होती है मैंने कहा था हमेशा उसको आपने क्रेडिट करना है। जब सेल्स रिटर्न हो जाएगी तो ये हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि आपकी एक इनकम कम हो रही है, ये पैसे आपने अब नहीं लेने हैं, ये पैसे आपको अब नहीं रिसीव होंगे, तो सेल्स रिटर्न विल बी ऑलवेज डेबिटेड। दूसरे एंड पे जो रिसीवेबल्स हैं ये भी कम हो गए हैं, इतने पैसे आपने अपने रिसीवेबल से नहीं लेने। रिसीवेबल्स कब कम होते हैं, जब सेल्स रिटर्न होती है तब आप अपने रिसीवेबल्स को कम करते हैं। जब आप कैश रिसीव करते हैं, जब कैश हमने रिसीव किया था तब भी हमने यही कहा था अभी कि कैश को डेबिट करते हैं और रिसीवेबल्स को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, एक और चीज होती है बैड डेट्स, वो भी अभी देखते हैं। बैड डेट्स होंगे तब भी रिसीवेबल्स आपके कम हो जाएंगे। ठीक, तो रिसीवेबल जब कम होंगे, एसेट कम हुआ, रिसीवेबल्स को क्रेडिट किया, सेल्स रिटर्न को आपने हमेशा हमेशा डेबिट करना, तो सेल्स रिटर्न डेबिट एंड रिसीवेबल्स क्रेडिट। ओके, डिस्काउंट्स, डिस्काउंट्स क्या होते हैं, अलाउड बाय सेलर टू कस्टमर। सेलर कस्टमर को डिस्काउंट्स देता है कि ठीक है हम आपको थोड़े सा डिस्काउंट दे रहे हैं, पेमेंट करने में आसानी दे रहे हैं, आप इतनी पेमेंट हमें टोटल अमाउंट में से इतनी अमाउंट चाहे आप ना पे करें। वो क्यों ना पे करें या कैसे ना पे करें, वो हम देखते हैं, दो तरह से होते हैं। आपके पास दो तरह से डिस्काउंट जो है सेलर्स बायर को ऑफर करते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, या जिसको जनरल लैंग्वेज में रिबेट भी कहा जाता है, या इसको बार्गेनिंग डिस्काउंट भी कहा जाता है। बार्गेनिंग डिस्काउंट, बार्गेनिंग डिस्काउंट, रिबेट या ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ये आप एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग प्राइस ही आप डिसाइड कर लेते हैं। जब आप किसी शॉप पे जाते हैं, आपको वो पर्सन कहता है $10 में लेना है, आप कहते हैं नहीं नहीं ऐसा करते हैं 9, वो कहते हैं, फिर आप आपस में बार्गेन कर रहे होते हैं, एक फाइनल प्राइस सेट होती है 8। सो 8 इज नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। ये ऑफर की आपकी ना जो लिस्टेड प्राइस से था, बार्गेन कर करके वो प्राइस कम होगी। ठीक है, तो जो 8 है वो नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट है। ठीक है, इस डिस्काउंट को आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट पे रिकॉर्ड ही नहीं करते, आप भूल जाते हैं कि आपको लिस्टेड प्राइस जो थी क्या ऑफर हुई थी। आप 8 को जो है वो कंसीडर करेंगे। नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट यूज इन डबल एंट्री, डबल एंट्री में नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट यूज होगा। आप ओरिजिनल जो लिस्टेड प्राइस है वो आप नहीं देखेंगे, आपको ऑफर क्या हो गई है, 8 हुई है, और इसको आप अकाउंटिंग में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते ट्रेड डिस्काउंट को। रिकॉर्ड कौन से होते हैं, सेटलमेंट डिस्काउंट, जिसके साथ कंडीशन अटैच होती है, इसे आप कैश डिस्काउंट भी कहते हैं। ये किस तरह से मेंशन होता है, अलाउड बाय सेलर इफ पेमेंट मेड अर्ली। अगर सेलर कहता है कि मैं आपको अलाउ करूंगा अगर आप जल्दी पेमेंट करेंगे, अगर आपने जल्दी पेमेंट की तो आप सेटलमेंट डिस्काउंट लेंगे, अगर नहीं पेमेंट करेंगे जल्दी तो सेटलमेंट डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, और सेक ऑफ एग्जाम्पल 4/14 नेट 30, जो नेट 30 ये क्या है, हमने अभी पढ़ा था, नेट 30 लिखा होगा तो इसका मतलब है ये क्रेडिट पीरियड है आपका। ठीक है, 4, दिस इज द डिस्काउंट, 4%, आपको 4% जो है डिस्काउंट ऑफर होगा। आपको अलाउ है 30 डेज का क्रेडिट पीरियड, लेकिन अगर आपने 14 डेज में पेमेंट कर दी तो आपको 4% का डिस्काउंट ऑफर होगा टोटल प्राइस का। दोबारा देख लेते हैं, आपका क्रेडिट पीरियड है 30 डेज, लेकिन अगर आपने विद इन 14 डेज में पेमेंट कर दी तो आपको 4% का डिस्काउंट जो है वो ऑफर होगा या वो अलाउ होगा। ठीक है, इसको इस तरह से लिखते हैं 4/14 नेट 30। और अगर आपका क्रेडिट पीरियड 60 डेज हो, ठीक है, और आपको 6% का डिस्काउंट ऑफर हुआ हो तो इसको किस तरह से लिखेंगे, 6 बाय, और आपसे कहा जाए कि अगर आपने 30 डेज के अंदर पेमेंट कर दी तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो आप लिखेंगे 6/30,
30 डेज के अंदर अगर आपने पेमेंट की तो 6% का आपको डिस्काउंट है। नेट 60 डेज, ओरिजिनल आपका क्रेडिट पीरियड है 60। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड इन सेटलमेंट। डिस्काउंट को दो तरह से देख रहे होते हैं आप, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। अलाउ कौन कर रहा है ये डिस्काउंट? ऑब्वियसली सेलर कर रहा है ना। कस्टमर कौन क्या कर रहा है इस डिस्काउंट को? रिसीव कर रहा है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो कस्टमर ट्रीट करेगा इसको, सेटलमेंट डिस्काउंट को। डिस्काउंट रिसीव कंसीडर करेगा कस्टमर, और सेटलमेंट डिस्काउंट को डिस्काउंट अलाउड करेगा सेलर। ठीक है, अब इनकी एंट्रीज क्या होती है? इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्रीज होंगी। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड जो है वो सेलर ट्रीट कर रहा होगा। इनवॉइस के टाइम पे आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे? रिसीवेबल, डेबिट, सेल्स, क्रेडिट। जो भी आपकी सेल्स इनवॉइस में अमाउंट लिखी है आप उसको क्रेडिट करेंगे, रिसीवेबल्स को डेबिट कर देंगे। सिंपल सी एंट्री है, जब भी इनवॉइस के टाइम पे एंट्री होगी यही एंट्री होगी, आप बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐसे ही रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जब आपने पेमेंट करनी है उस वक्त आप सेटलमेंट डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। सेटलमेंट डिस्काउंट कब रिकॉर्ड होता है? सेटलमेंट डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट, दोनों साइड्स पे। ये सेलर की साइड पे भी और बायर के साइड्स पे भी। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट टू साइड दोनों जो है वो पेमेंट के टाइम पे रिकॉर्ड होंगे, क्योंकि तभी पता चलेगा ना कि जो उसने कहा था 4/14, 14 डेज में पेमेंट की है कि नहीं की। अगर एट 13 डेज या 12 डेज में पेमेंट करती है, टाइम पीरियड उसने जल्दी कर दिया है, तभी तो वो 4% का डिस्काउंट का एलिजिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे तो पता नहीं होगा ना कि उसने पेमेंट कब करनी है। जब वो एक्चुअल में पेमेंट करेगा तब पता चलेगा कि उसने डिस्काउंट जो है वो दिया है या नहीं लिया है। ठीक है, तो पेमेंट टाइम अगर आपके जो है अर्ली पीरियड जो आपने मेंशन किया था उसमें आ गया है तो आप उसको डिस्काउंट दे देंगे। आप क्या कैसे एंट्री करेंगे? जो सेलर होगा वो करेगा कैश डेबिट, ठीक है, 80 से। डिस्काउंट अलाउड डेबिट 20 से। रिसीवेबल्स क्रेडिट 100 से। रिसीवेबल्स कितने से आपने जनरेट किए थे? 100 से। तो रिसीवेबल को तो आप खत्म करेंगे ना 100 से, रिसीवेबल्स आपके क्रेडिट होगी 100 से। कैश मिला इन्होंने 14 डेज के अंदर, फॉर सेक ऑफ एग्जांपल पेमेंट कर दी है, 12th डे में पेमेंट कर दी, तो कैश कितने से आया? 80 से आया। जो 20 का था, जो 20 जो हमारे पास 20 की फिगर थी वो क्या हो जाएगी? वो डिस्काउंट अलाउड। जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो डिस्काउंट अलाउड में चला जाएगा। ऑन द अदर हैंड, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड आपका होता है एक्सपेंस। हम सेलर है, हमने डिस्काउंट दिया है तो हमारे लिए तो एक्सपेंस हुआ ना। हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, हमारा तो खर्चा हो गया ना, हम उससे वो पेमेंट नहीं ले रहे हैं, हमारे लिए तो एक्सपेंस ही होगा ना। तो जब भी एक्सपेंस क्रिएट होगा आप उसको जो है डेबिट करते हैं। कैश इंक्रीज हो रहा है, आपका एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ तो आपने डेबिट कर दिया। रिसीवेबल कम हो रहे हैं, आपके रिसीवेबल्स है, एसेट है, एसेट कम हुए तो आपने इनको क्रेडिट कर दिया। समझ आ गई किस किन रीजंस पे आपने किसको डेबिट किया किसको क्रेडिट किया। अब आते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड जो है ये बायर एंड पे हो रहा होगा। उसने भी अगर 14 दिन के अंदर पेमेंट कर दी है तो ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको डिस्काउंट रिसीव ट्रीट कर रहा होगा। इनवॉइस के टाइम पे आप सिंपल एंट्री पास करेंगे, परचेजेस डेबिट, पेबल्स क्रेडिट। परचेजेस आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ डेबिट। पेबल्स आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट। पेमेंट के टाइम पे 12th डे को आपने पेमेंट कर दी है फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, तो पेबल जब आपके जनरेट हुए हैं, लायबिलिटी कम हुई है इसलिए डेबिट। ठीक है, एसेट जो है वो आपके कम हो रहे हैं, आप पेमेंट कर रहे हैं ना, तो जब आप पैसे दे रहे हैं एक कैश आपके पास से जा रहा है तो एसेट आपका कम हो रहा है, कैश को आपने किया क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो रहा है, ये आपकी इनकम है इसलिए क्रेडिट हो रहा है। इनकम आपकी इंक्रीज हो रही है, डिस्काउंट रिसीव्ड इज योर इनकम। आपने ये डिस्काउंट अचीव किया है जल्दी पेमेंट करके, तो डिस्काउंट रिसीव जब भी होगा क्रेडिट होगा क्योंकि ये आपकी इनकम है। डिस्काउंट अलाउड जब भी होगा आपका डेबिट होगा क्योंकि ये आपके लिए एक्सपेंस है। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड कौन डील कर रहा होगा? सेलर। डिस्काउंट रिसीव्ड कौन डील कर रहा होगा? बायर। क्लियर? इजी सी चीज है, एक दफा आप देखेंगे, गो थ्रू करेंगे, आपको
अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ओके जी, ये लास्ट है टॉपिक आज का। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या होता है? ये सेलर ऑर्गेनाइजेशन बायर को सेंड करती है पीरियोडिकली। आपको बैंक स्टेटमेंट हमने देखा था चैप्टर नंबर 4 में, वो क्या थी? बैंक स्टेटमेंट भी इसी तरह से होती थी। जो बैंक है आपको पीरियोडिकली जो है बैंक स्टेटमेंट भेज रहा होता था। हमने कहा था वो मंथली भी भेज सकता है, वो सेमी एनुअली 6 मंथ्स के बाद भी भेज सकता है, ईयरली भी भेज सकता है आपको हर 12 मंथ्स के बाद। तो इसी तरह से आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो होता है ये सेलर ऑर्गेनाइजेशन भेजता है कस्टमर को पीरियोडिकली। हम कह देते हैं कि हर मंथ एंड पे भेज रहा होता है, और आपको बताता है कि आपका बैलेंस क्या चल रहा है, करंट बैलेंस। उसमें बताता है कस्टमर को, आप अपने रिसीवेबल्स को बताएंगे, रिसीवेबल्स को सेलर के लिए बायर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, रिसीवेबल्स है कि आपका ओपनिंग बैलेंस क्या था इस महीने का, कितनी इनवॉइसेस भेजी हैं, कितने क्रेडिट नोट्स हमें रिसीव हुए हैं, कितनी हमारे एंड पे सेल्स रिटर्न हुई है। ठीक है, आपके लिए परचेज रिटर्न होगी, हमारे लिए सेल्स रिटर्न है, कितना हमने आपको इस मंथ में डिस्काउंट अलाउ ऑफर किया है, और क्लोजिंग बैलेंस क्या आता है। ठीक है, तो जो आपका लेटेस्ट बैलेंस है वो भी पता चल जाता है, इस मंथ का जो इनिशियल बैलेंस होता है वो भी आपको पता चल जाता है। तो पूरी ट्रांजैक्शंस की जो लिस्ट है वो आप भेज देते हैं अपने कस्टमर को, इसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक बार अगर आप रिवाइज कर लेंगे आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। हैव अ नाइस टाइम। नेक्स्ट वीडियो हम आगे देखेंगे थोड़ा सा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।